नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आज हम 29 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार का करंट अफेयर्स करेंगे। शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन के साथ। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर बटरफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में 1 नवंबर से 6 नवंबर तक लगातार स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लगभग सभी विभागों के द्वारा अपनी जो योजनाएं हैं या उनके जो सांस्कृतिक विभाग है तो उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और कुछ नई योजनाएं लॉन्च भी की जाएंगी, कुछ घोषणाएं होंगी। हम उन्हें करंट अफेयर्स पे लगातार देखते रहेंगे। मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये पूरे भारतवर्ष में 15 नवंबर को मनाया जाएगा। स्वर्गवासी श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ जो स्मृति पुरस्कार है, ये किस कार्य क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उनको दिया जाता है? तो ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले को दिया जाता है। इस पुरस्कार में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, आप उन्हें कल के डिटेल्स में देख लेंगे। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में कितनी राशि तक की योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं? तो 50 लाख रुपए तक की जो सरकार इसमें सहायता देती है, यदि आप अपना कोई खुद का बिजनेस डेवलप करना चाहते हो। अलग अलग योजनाओं के लिए, अलग अलग कार्य क्षेत्र के लिए अलग अलग राशि है, लेकिन अधिकतम जो राशि है वो 50 लाख की है। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना में कितनी राशि तक की योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं? तो इसमें 1 लाख रुपए तक की स्वीकृत की जाती हैं और ये अनुसूचित जनजाति समाज के लिए होती हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में क्या था? हमने भूत कोल अनुष्ठान संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसमें कुछ कथन दिए गए थे, लेकिन इसका जो कंक्लूजन था वो ये था कि ये जो तेलुगु भाषी लोग होते हैं उनके द्वारा एक लोक अनुष्ठान होता है, उनका जो उनकी जो संस्कृति होती है उससे जुड़ा हुआ है। इस पर एक मूवी आई हुई कांतारा, उस पर से ये प्रश्न हमने बनाया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी जीएसी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल के यानी जीन फसल का लाइसेंस दिया है? तो वो दिया है सरसों को दिया है। ठीक है। हाल ही में श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की 150वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म बड़ौदा में हुआ था। 150वीं जयंती थी। इसके उपलक्ष्य में उनकी एक धातु की प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री ने, और ये राजस्थान के जैतपुर यानी पाली के पास उनका स्थापना की गई है। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो ये फिजी में होगा। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2022 किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो ये सिंगापुर और भारत के बीच में आयोजित किया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। पहला प्रश्न ये रहा, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी ऑफ एक्सीलेंस किस जिले में है? इंदौर में है, भोपाल में है, देवास में है या ग्वालियर में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भोपाल में है। क्यों है ये खबरों में? खबरों में इसलिए है क्योंकि जो जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2022 होने वाली है, ये 12 से 25 दिसंबर के बीच में मध्य प्रदेश में होगी। लगभग 200 खिलाड़ी भाग लेंगे, तो जितने खिलाड़ी होंगे उतने इसमें घोड़े भी आएंगे, यानी 200 घोड़े भी आएंगे। अब इसमें अलग अलग खेल होंगे, इवेंट्स होंगे, और ये जो आयोजित की जाएगी मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस जो कि भोपाल में है, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो एकेडमी है इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, भोपाल में है ये। इससे हम जो खिलाड़ी हैं, एक प्रणय खरे जिन्होंने FII में विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने 2018 में पहला स्थान हासिल किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो दूसरे खिलाड़ी हैं ये फराज खान हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश अश्वारोही एकेडमी के इन्होंने टूर्नामेंट में 5वां स्थान हासिल किया था। बात करी जाए मध्य प्रदेश की स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति योजना में कितनी राशि तक की योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं? 10 लाख, 50 लाख, 40 लाख या 30 लाख? तो इसका राइट आंसर होगा 50 लाख का। ये क्यों है खबरों में? क्योंकि इसका अभी क्या है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका इंदौर में कार्यक्रम था और लगातार सरकार इस योजना का बहुत ज्यादा प्रसार कर रही है। मैं भी आपको लगातार करंट अफेयर्स में बोल रहा हूं कि जिन योजनाओं पे सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है इस समय, विशेषकर जुलाई के बाद से कई योजनाएं हैं बहुत तेजी से लॉन्च हुई हैं और उनका प्रसार भी सरकार के द्वारा बहुत जोर से किया जा रहा है। आप उन योजनाओं में उसको कब चालू किया गया, किस क्षेत्र के लिए है, किस विभाग के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है, या किस विभाग का इसका जो पैसा होगा या बजट होगा वो किस विभाग के द्वारा किया, किस विभाग से जुड़ी हुई योजना है, लक्ष्य कौन है, ये सारी चीजें आप इनको बिल्कुल एक छोटे छोटे वन लाइनर फैक्ट्स बना करके रख ली, क्योंकि ये आपके प्री की परीक्षाओं में तो आने ही वाले हैं।
इसके अलावा यदि बात करी जाए मुख्य परीक्षा के लिए, जो कि जनवरी और फरवरी में अभी पीएससी ने ऐसा कहा है कि वो ऑर्गेनाइज करेगी, तो वहां पर आप देखेंगे उद्यम क्रांति है, आपका उद्योगों से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार लगभग सभी योजनाएं किसी न किसी आपके सिलेबस में पार्ट से जुड़ी हुई हैं। तो इसके जो मेन क्लॉज हैं आप इनको लिख के रखें, क्योंकि सरकार क्या कार्य कर रही है। यदि वो आपसे या तो 3 मार्कर में आपसे योजनाओं के बारे में पूछ सकता है, 5 मार्कर में भी योजनाओं के बारे में पूछ सकता है, या तो सरकार के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं इस क्षेत्र के लिए ये भी पूछ सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये जो उद्यम क्रांति योजना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 5 अप्रैल 2022 को हुई थी। इसकी डेट आपको कई जगह अलग अलग मिलेगी, उसको लेकर के आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, क्योंकि जब इस योजना को लागू करने वाले थे मुख्यमंत्री, पहले तो इसकी घोषणा की गई, घोषणा के समय पर इसको लागू नहीं किया गया। जब दूसरी इसकी डेट डिसाइड की गई है, जो अक्सर आप लोगों को वेबसाइटों में मिल जाएगी, उसका कारण ये है कि उस समय पे कोरोना का जो स्तर था वो बढ़ गया था और हमारे यहाँ लॉकडाउन लग गया था, तो इस वजह से इसका इनॉग्रेशन नहीं हो पाया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2022 को हुई थी, और इसके तहत 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। सरकार इसमें 3% का ब्याज जो होती है वो देती है, अनुदान देती है। 7 वर्षों का रहता है, गारंटी सरकार के द्वारा ली जाती है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें घटा दी गई है, पहले ज्यादा थी अब कम कर दी गई है। अब 8वीं कक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति भी लोन ले सकता है इस योजना के अंतर्गत। 18 वर्ष से 45 वर्ष की जो एज है वो आपकी होनी चाहिए। कुछ योजनाओं में आपको 55 वर्ष की एज भी मिलेगी, आप ध्यान से देखेंगे। और जो आय है ये 12 लाख रुपए की लगभग सभी जगह फिक्स है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, प्रदेश में कितने सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर में इसकी शुरुआत करी है। 10,000 खोले जाएंगे, 9,500, 4,500 या 9,000। इसका राइट आंसर होगा 9,500 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कई जगह 9,200 भी लिखा हुआ है, कई जगह 9,000 लिखा हुआ है, और मैक्सिमम जगह जो है 9,500 लिखा हुआ है। ये आप लोगों को जो सरकार के द्वारा इसकी जो जानकारी दी जाती है, हमारे यहाँ का जो सूचना विभाग है, वहां पर भी ये कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है। कई बार 9,200 आता है, कई बार 9,500 आ जाता है। तो इन दो आंकड़ों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, गवर्नमेंट ही जो जानकारी दे रही है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो 9,500 की है। आप सभी को पता है सरकार ने जो शासकीय विद्यालय हैं उनमें थोड़ा सा नवाचार किया है, उनको नए तरीके से ढाल रहे हैं सीएम राइज स्कूल में। यदि इसमें मोटे मोटे आंकड़े हैं, हमें जो याद रखने, पहली बात तो ये केजी से लेकर के 12वीं तक की इसमें शिक्षा दी जाएगी, जहां से हमारे प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। दूसरी बात, ये कितने चरणों में पूरी होगी, तो ये 2 चरणों में पूरी होगी। 9,500 स्कूल खोले जाएंगे। अंतिम लक्ष्य क्या है, तो इसका 2031 है। सरकार इसका 2021 से 2031 तक का लक्ष्य लेकर के चल रही है कि 2031 में हम इसको पूरा कर लेंगे। आपसे यदि यहाँ पे ये पूछा जाए कि प्रत्येक स्कूल कितने किलोमीटर की रेंज में होंगे जो सीएम राइज स्कूल होंगे, ये 10 से 15 किलोमीटर में एक सीएम राइज स्कूल होगा। इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाता है कितने किलोमीटर तक की रेंज पे एक आपका प्राथमिक स्कूल होता है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ठीक है, अब अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे 8,735 स्कूल खोले जाएंगे। ये जब इन्होंने बजट अनाउंस किया था तब ये बोला था, लेकिन उसके बाद जब इनके आंकड़े या इन्होंने जब इसकी मीटिंग हुई तो इन्होंने इन आंकड़ों को क्या किया, बढ़ा दिया। तो थोड़ी बहुत आंकड़ों को लेकर के कंफ्यूजन नहीं रखना है, लेकिन मोटी मोटी बातें हमें यहाँ याद रखनी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4, प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है। 10, 5, 4 या 11। इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 है। ये मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष की एक रिपोर्ट थी। इसमें प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 जो अभी जारी की गई है, इसमें सर्वाधिक जो अव्वल स्थान पे है वो महाराष्ट्र है। उस यहाँ पर प्रति व्यक्ति यदि बात करी जाए कचरा निकाल, यहाँ पे प्रति व्यक्ति कचरा सबसे ज्यादा होता है तो उसमें गोवा है। इनके बाद बात करी जाए तो दिल्ली और केरल आता है। लेकिन यदि छोटे राज्यों में जो सबसे कम जहां पर प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन होता है तो उसमें नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य वैसे भी स्वच्छता के मामले में आगे हैं, इको फ्रेंडली भी सबसे ज्यादा वहीं के राज्य हैं। देश में यदि हर साल जो कचरा उत्पादन हो रहा है, ये 2019-20 के जो आंकड़े थे उनमें इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है और ये 2 गुना हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं यूएनईपी के उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे ज्यादा उत्सर्जक देश कौन सा है, जहां पे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया जाता है। यूनेप की ये 2021 की रिपोर्ट आ गई है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार बात हो रही है। इंडोनेशिया है, भारत है, चाइना है या EU 27 है, यानी यूरोप के
27 देशों का जो संगठन है वो है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चाइना है, जो कि इस समय विश्व में सर्वाधिक ग्रीन गैस उत्सर्जित कर रहा है। देख लेते हैं यूनेप का जो फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और ये रिपोर्ट 2022 में जारी की गई है, जो कि 21 के आंकड़ों के साथ है। इसका जो नाम था द क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस। ये जो COP27 होने वाला है उसके पहले ये रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, और ये इसका 13वां संस्करण था। अब इसके तहत इन्होंने क्या किया है कि जो 2030 के लिए इनका जो टारगेट है उत्सर्जन का, पेरिस समझौते के अनुसार वहां पे होना चाहिए था 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में। आकलन किया गया था कि इतना होना चाहिए, तब हमारे यहाँ की जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इस रिपोर्ट की सिफारिश थी। लेकिन अब क्या है, भारत की स्थिति इसमें क्या है कि भारत इसमें जो वैश्विक औसत है उससे कम है। इस समय जो इस रिपोर्ट में बताया गया है उसके अनुसार भारत का जो अब करिए यदि शीर्ष 7 उत्सर्जक जो देश हैं वो कौन है, तो पहले नंबर पे चाइना आता है, फिर इसके बाद EU आता है, उसके 27 EU पूरा 27 यूरोप आता है, फिर भारत आता है, फिर इंडोनेशिया है, फिर ब्राजील है, फिर रूसी संघ है, फिर संयुक्त राज्य USA है। अब ये जो इसके साथ साथ पे यदि अंतरराष्ट्रीय परिवहन की वर्ष 2020 में भी जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें इन सभी की जो भागीदारी है वो कितनी है? 55% है। केवल इतने देशों की जो भागीदारी है वो 55% है। सामूहिक रूप से बात करी जाए यदि G20 देश जो है, G20 देश सदस्य देश हैं, इनकी जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो लगभग इसके लिए 75% जिम्मेदार हैं। वहीं पे 2020 में जो बात करी गई थी कि औसत व्यक्ति जो वैश्विक GHG उत्सर्जन है वो 6.3 टन CO2 के समतुल्य है। वहीं पे जो भारत का विश्व में औसत है वो 2.4 है, जो कि विश्व वैश्विक औसत से काफी कम है। लेकिन यदि बात करी जाए निरपेक्ष रूप से कि दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का जो सबसे बड़ा उत्सर्जक चीन है, उसके बाद निरपेक्ष रूप से नहीं, इसमें जो रिपोर्ट में दिया गया उसके अलावा बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो उत्सर्जक देश है वो चाइना है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर भारत है, फिर रूस है, फिर जापान है। यहां पर यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था ये 5 जून 1972 को स्थापित हुआ था। एक ये वैश्विक पर्यावरण का संगठन है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि पर्यावरण की संरक्षण करने के लिए एक मेन एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो नैरोबी में है, केन्या के नैरोबी शहर में है। इसके द्वारा जो अलग अलग रिपोर्टें जारी की जाती है, एक तो आपका एमिशन गैप रिपोर्ट जारी की जाती है, दूसरे नंबर पे एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की जाती है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक जारी किया जाता है, इसके द्वारा फ्रंटियर्स जारी किया जाता है, इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लेनेट जारी किया जाता है। सभी की सभी जो रिपोर्ट्स होती हैं ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं। अब इसके कई अभियान भी चल रहे हैं जिसके ये लोग बीच बीच में ब्रांड एम्बेसडर भी बनाते हैं। तो इसमें एक तो बीट पॉल्यूशन है, UN 75 है, विश्व पर्यावरण दिवस भी इसी संगठन के द्वारा मनाया जाता है, वाइल्ड फॉर लाइफ भी इसी संगठन के द्वारा मनाया जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? खबरों में बना हुआ है पिछले 2 दिनों से, 2004 में हुई थी, 7 में हुई थी, 9 में हुई थी या 6 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2006 में हुई थी। देख लेते हैं डिटेल। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो टेस्ला के मालिक हैं इस समय, जो CEO हैं, ये इलोन मस्क, इन्होंने अभी क्या किया है, ट्विटर का एक जो औपचारिक अधिग्रहण होता है वो कर लिया है। हालांकि इसकी 2 से 3 महीने पहले भी इसकी चर्चा इनकी चल रही थी परचेज करने की, उन्होंने उस समय भी खरीद लिया था, डील हो गई थी, लेकिन कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से ये बीच में अटक गई थी। लेकिन अब इसका जो फॉर्मेलिटी होती है वो कंप्लीट कर ली गई है। हमें इसमें रुपए नहीं याद रखने कितने करोड़ रुपए में अधिग्रहण हुआ है, लेकिन हमें जो ध्यान रखना वो याद रखना है कि ये एक तो पहली बात जो इलोन मस्क है ये इस समय जो ट्विटर के नए CEO होंगे। इसके अलावा ये स्पेस एक्स जो प्राइवेट स्पेस एक्स है इनका है, इस टेस्ला जो कंपनी है जो कि इन्वायरमेंट पे काम करती है, साथ में जो बैटरीज की कार निकालती है, काफी महंगी होती हैं, हमारे यहाँ नहीं आई है, इंडिया पे परमिशन नहीं दी है भारत सरकार ने। तो जो टेस्ला इंक है वो भी इन्हीं की है, जो न्यूरा लिंक है वो भी इन्हीं की है। सोलार सिटी एक पूरा का पूरा एक शहर, ये सोलर शहर बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम करे। ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि ये ग्रीन एनर्जी पे मैक्सिमम काम, इनके जो मैक्सिमम कंपनीज है वो ग्रीन एनर्जी पे ही काम करती हैं। तो उसके भी ये चेयरमैन है। सोशल साइट जो ट्विटर है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। कैलिफोर्निया में इसका हेड ऑफिस है जहां से ये चलता है। और उस समय पे जब इसकी स्थापना की गई थी तो जैक डोर्सी, इवांस विलियम्स और बेजिस्टोन न्यूग्लास, इन लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी।
और ट्विटर जैसे आप लोग फेसबुक चलाते हैं वैसे ट्विटर भी होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिट्स होती हैं। 280 कैरेक्टर्स में आप इससे ज्यादा अक्षरों पे संदेश नहीं लिख सकते। ये एक बार प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। और इसका जो आइकॉन होता है वो एक चिड़िया होती है, जो कि अब ऐसा कहना है इलोन मस्क का कि वो आजाद हो गई है। अगला प्रश्न क्रमांक 7 है, द्विपक्षीय वायु अभ्यास, वायुसेना का अभ्यास है गरुड़, किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? सिंगापुर भारत के बीच, भारत फ्रांस के बीच, जर्मनी भारत के बीच या अमेरिका भारत के बीच? इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी भारत के बीच। डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो द्विपक्षीय वायुसेना के बीच में किया जाने वाला अभ्यास है गरुड़, आपको पता है कि ये एक प्रकार का पक्षी होता है, ये उड़ता है, तो इसका वायुसेना से हमें संबंध याद रखना है। लेकिन ये किन दो देशों के बीच में किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच में। ये इसका 7वां संस्करण है, लेकिन इसकी जो शुरुआत की गई थी ये 2003 में की गई थी, और जो पहला अभ्यास हुआ था वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अब इसमें अलग अलग इनके जो रफाल है, तेजस है, जगुआर लड़ाकू विमान है, इन सब के बीच में यहाँ पे पूरा अभ्यास होगा। यहाँ पे हमको जो मेन जानकारी रखनी है वो हमें विमानों की जानकारी रखनी है, कौन कौन से हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की बात करेंगे तो आप कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और जो MI-17 है, ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये इनके हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लगातार खबरों में बना हुआ है NIA। 2009 में नई दिल्ली में हुई थी, 2008 में हैदराबाद में हुई थी, 2008 में नई दिल्ली में हुई थी या 2009 में हैदराबाद में हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2008 नई दिल्ली में हुई थी। अभी क्या हुआ है हाल ही में, जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने घोषणा करी है कि 2024 तक जो NIA के कार्यालय होंगे, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके जो बाकी के कार्यालय होंगे वो लगभग सभी राज्यों में खोल लिए जाएंगे। और इनका ये सुझाव था कि जो नेट ग्रिड है, ये नेट ग्रिड है क्या, जिस प्रकार से एक प्रकार की 11 जो प्रमुख एजेंसियां हैं, हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, हमारी जो सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियां, ये सभी लोग साथ में मिलकर के काम करते हैं ताकि एक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। क्योंकि आप बहुत सारी हमारे यहाँ एजेंसी चलती हैं, IB भी है, रॉ है, उसी प्रकार से ये सभी लोग अपना डेटा शेयर करते हैं। इसका जो नाम रखा गया है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड। ये अपने जो जितने भी हमारे देश के राज्य पुलिस हैं उनके साथ ये सहयोग करते हैं। गतिविधियों से जुड़ी हुई जो ऐसी गतिविधियां जो संदिग्ध हैं उससे जुड़े हुए जो जानकारियां होती हैं उनको साझा करते हैं। तो उनका ये कहना है सरकार का कि आप लोग सभी लोग इसी प्रकार से काम करें साथ में मिलकर के, ताकि जो ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है इसको और मजबूत किया जा सके। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए NIA के जो हर राज्य में एक एक कार्यालय खोले जाएंगे। अब जो NIA प्रमुख रूप से क्या है, ये आतंकरोधी कानून प्रवर्तक जो है बनाया गया था, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो गठन किया गया था ये 2008 के अधिनियम के अनुसार किया गया था। ठीक है, इनका मेन उद्देश्य हमारे जो विदेशी राज्य है उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना, परमाणु और नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई चल रही है तो उससे संबंधित चीजों को शेयर करना, हथियार हो गए, ड्रग्स हो गए, नकली करेंसी जो छापी जाती वो हो गए, या सीमा पार से घुसपैठ हो रहा है, ऐसी प्रमुख जो चीजें होती हैं उनको आपस में शेयर करना। अंतरराष्ट्रीय जो संधि समझौते वगैरह होते हैं, सम्मेलन होते हैं, वहां पर जाकर के अपनी बातों को रखना और उनके साथ जो भी डेटा होता है वो शेयर करना, ये NIA का मेन काम है। और इसकी जो प्रमुख बात है, जो इसकी मेन पावर है वो ये है कि ये एक तो गृह मंत्रालय के भारत सरकार के अंडर में आता है, साथ ही में बिना किसी विशेष अनुमति के राज्यों में आतंकवाद से संबंधित कोई भी अपराध होता है तो इसको पूरी तरह से जांच करने का अधिकार है, राज्य सरकारें उसको नहीं रोक सकती। तो ये डायरेक्ट जाकर के उस राज्य में यदि उसको ऐसा लगता है कि ये जो गतिविधियां चल रही हैं वो आतंकवाद से जुड़ी हुई हैं, तो बिना राज्य सरकार की परमिशन के, लेकिन कॉन्फिडेंस में लेते हैं, जिस भी जिले में जाते हैं वहां एक बार वो कॉन्फिडेंस में लेते हैं, लेकिन क्योंकि जानकारियां बहुत संदिग्ध होती हैं तो उनको क्या करते हैं, शेयर ना करने के लिए सीधे कार्रवाई की जाती है। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9, देश में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 11, 12, 14 या 16? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, हो गई है 12। डिटेल देख लेते हैं ये ब्लू फ्लैग है क्या। देखिए अभी राज्य में हमारे देश में क्या हुआ है कि 2 नए समुद्र तट जो हैं, एक तो आपका मिनकाय थुंडी और दूसरा कदमत बीच। ठीक है, ये दोनों कहाँ है आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इन दोनों में से द्वीपों का नाम दे सकता है कि ये किस द्वीप के तट हैं, तो याद रखना है ये लक्षद्वीप के। इन दोनों को अभी ब्लू फ्लैग प्रमाणन किया गया, उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया।
और इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे देश में जो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र हैं, ये प्राप्त करने वालों की जो संख्या हो गई, कुल 12 तट ऐसे हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दे दिया गया। ये है क्या? देखिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देने के पहले उसके उनके अलग अलग मानदंड है। जो मानदंड है वो कुल मिलाकर के लगभग 33 हैं। अब इनमें क्या होता है कि सारे मानदंडों पे देखा जाता है, कौन खरा उतरा है, उसके आधार पे ये दिया जाता है। मेन ये है कि वो इतना अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, वहां का प्रबंधन अच्छे होना चाहिए। ये सारी मेन जो चीजें हैं वो वहां पे कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे 33 मानदंड हैं और इसका उद्देश्य ये है कि ताकि वहां पर एक तो इको टूरिज्म है उसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा कोई तट इको फ्रेंडली होगा वहां पे टूरिज्म का उतना ज्यादा बढ़ावा होगा। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके मेन ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। जो भी ये जिनको भी ये सर्टिफिकेट मिलता है वो दुनिया के सबसे साफ समुद्र तट होते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि वहां पे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो होते हैं वहां पे जाना चाहते हैं। अब ये कई देशों का क्या कहते हैं, कई इसके प्रतिष्ठित सदस्य हैं, बहुत सारे संगठनों से मिलकर के बना हुआ है और ये सभी लोग इनकी जांच करके देते हैं। इनमें आपका एक तो यूनेप भी आता है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन भी आता है, डेनमार्क का एक एनजीओ है जो FEE वो भी आता है। अब ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन की तरह ही भारत में भी क्या चालू किया गया है, एक इको लेबल बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज चालू किया गया, जिसका फुल फॉर्म है बीम्स। इसका उद्देश्य भी वही है कि ब्लू फ्लैग की तरह यहाँ भी हमारे देश का भी अपना एक संगठन है जो ये सर्टिफिकेट देता है समुद्र तटों को। तो ये प्रमुख समुद्र तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग मिला है। आप इसको मैप में देख लेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, निम्न में से किन बेगम ने 1918 में अखिल भारतीय मुस्लिम महिला संगठन की स्थापना की थी? का इसमें आंसर ज्यादा लोगों ने किया नहीं है। आपसे कहा गया था कि आप सभी लोग एक बार आंसर जरूर करा करें, करने की कोशिश किया करें। एक है शिरोमणि सेन जिन्होंने इसका आंसर दिया है और बढ़िया उन्होंने टू द पॉइंट 4 से 5 लाइनें लिखी हैं। इसका राइट आंसर होगा नवाब सुल्तान शाहजहां, बेगम सुल्तान शाहजहां। इनके बारे में ज्यादा जानकारी वहां पर दे दी गई लगभग, लेकिन ये जो भोपाल रियासत थी उसकी एक प्रमुख बेगम के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि इनका जो मेन आप याद रखेंगे इनका जो संबंध था वो AMU से था। AMU की ये पहली चांसलर थी, यानी कुलाधिपति थी। और ये केवल AMU की ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में पहली महिला थी जो किसी यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति बनी थी, चांसलर बनी थी। जैसे हमारे राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं वो उनके चांसलर होते हैं। उसके अलावा जो कुलपति बैठते हैं उनको वाइस चांसलर यानी VC कहा जाता है। तो ये चांसलर थी AMU की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भोपाल रियासत थी उसका AMU के स्थापना में बहुत बड़ा योगदान था और लगातार जो यहाँ से जो उसको आर्थिक रूप से मदद भी दी जाती रही है। तो वित्त पोषण जो होता था AMU का वो भोपाल रियासत से होता था। तो इन्हें पहली वहां की महिला कुलाधिपति बनाया गया था। साथ साथ इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला संगठन की स्थापना तो की ही थी। इसके अलावा इनका जो मेन था, ये एक तरह से आप ये कहिए कि आखिरी महिला बेगम थी। इसके बाद जो हमीदुल्लाह खां थे जो 1956 तक जो यहाँ के नवाब थे भोपाल रियासत के, जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब तक ये आजादी के समय तक ये यहाँ के आखिरी नवाब थे। फिर इसके बाद ये नवाब जो है, ये जो व्यवस्था है ये समाप्त कर दी जाती है। बाकी का आंसर वहां पर शिरोमणि सेन है, इन्होंने दे दिया है। इससे ज्यादा मेरे को वहां पर आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग वही जानकारियां हैं। आप लोग जिन आंसरों को हार्ड दे दिया जाता है उनको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लिया करें, आपको काफी सारी जानकारी वहां से मिल जाती है। आज का प्रश्न करंट अफेयर्स खत्म करने से पहले, बुंदेला विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार ने किस क्रांतिकारी को फांसी दी थी? नरहोट के मधुकर शाह को, भानपुर के बंदे शाह को, हेरापुर के जुझार सिंह को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो भी राइट आंसर होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और उस व्यक्तित्व से जुड़ी हुई 3 से 4 प्रमुख बातें आप जरूर बताएंगे। जिनका आंसर राइट होगा उनको एग्जाम गुरुजी की तरफ से लाइक दे दिया जाएगा। जिनके आंसर काफी अच्छे होंगे, इंफॉर्मेटिव होंगे, एग्जाम गुरुजी उनको हार्ट दे देगा, ताकि आप सभी लोग समझ जाएंगे कि ये आंसर हमें पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर आपको कैसा लगा, कुछ भी सुधार की आवश्यकता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और आपकी मुलाकात दिन सोमवार को, नेक्स्ट मंडे को होगी। संडे आप एंजॉय करेंगे और नेक्स्ट संडे से हम एक सेशन चालू करने वाले हैं। जो हमारा संडे रहेगा वो खाली नहीं जाएगा,
हम मंडे से लेकर के जो भी सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लगभग 10 करंट अफेयर्स हम पर डे पढ़ते हैं, तो हमारे हो जाते हैं 6 डे, तो 60 करंट अफेयर्स आपके हो जाते हैं। तो हमने ये सोचा है कि हम करंट का 2020 चालू करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप 2020 चल ही रहा है। तो करंट का संडे को आपको एक टेस्ट रखा जाएगा, ये सभी के लिए रहेगा, इसका कोई शुल्क वगैरह नहीं रहेगा, आप सभी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो T20 हम लोगों का आयोजित होगा, और फिर लास्ट में जो लास्ट संडे होगा महीने का, उसमें हम T100 आयोजित करेंगे या T50 करेंगे। इसमें जो बच्चे टॉप करेंगे, जिन्होंने अच्छी रैंक लाएंगे, उनको यहाँ पे बताया जाएगा कि सबसे अच्छा स्कोर किसका था। तो नेक्स्ट संडे से, इस संडे से नहीं, नेक्स्ट संडे से हम T2020 चालू करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से करंट अफेयर्स देखेंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके मंडे से लेकर के सैटरडे के बीच के जो हम करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ते हैं, उनके प्रश्नों को वहां पे सम्मिलित किया जाएगा। एक तरह से वो रिवीजन होगा। संडे हमारा एक टेस्ट देने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमने पिछले 6 दिन में क्या पढ़ा है, क्योंकि धीरे धीरे हम अपने एग्जाम के पास पहुंच रहे हैं। दिसंबर या नवंबर लास्ट वीक में आप सभी को 2022 की घोषणा हो जाएगी, फॉर्म आ जाएंगे, और मार्च एंड या अप्रैल में पेपर आपका जो पीएससी प्री का 2022 का है वो आयोजित हो जाएगा। साथ ही साथ व्यापम के भी एग्जाम चालू हो जाएंगे। तो एग्जाम गुरुजी का टारगेट है कि हम आपका करंट अफेयर्स धीरे धीरे मजबूत कर दें। आप सभी को करंट अफेयर कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ठीक लग रहा है तो शेयर करना नहीं भूलें। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है सोमवार के दिन, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।